हेलो दोस्तों, मैं प्रमोद आपके अपने YouTube चैनल अपनी शिक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो की अच्छी बात के अंदर अपन गोविंद जी सर हैं हमारे साथ, इनसे चर्चा करने वाले हैं कि अपन जैसे कोरोना जो इफेक्ट अपन ने महसूस किया है, कोरोना काल देखा है, उसके बाद स्टूडेंट जगत के अंदर आए हुए चेंजेस के ऊपर अपन चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले गोविंद जी सर, आपका अपनी शिक्षा के अंदर स्वागत है। थैंक यू सर। आपको बता दूं कि अपनी शिक्षा के द्वारा जो अच्छी बात कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उससे अच्छी बात का आशय यहाँ पर यह है कि अपन जो स्टूडेंट वर्ग या जो यूथ है उसके अंदर पॉजिटिविटी लाना है। सबसे अहम कि जैसे जैसे कोरोना काल में उन्होंने महसूस किया, तो उसके बाद जैसे घर पे रह के या फिर किसी भी कारण से नेगेटिव हो जाते हैं, तो उनको किस तरह से अपन पॉजिटिव कर सकते हैं, इन सब को इन्वॉल्व करके अपन एक अच्छी बात कार्यक्रम चलाया है। दोस्तों, सबसे पहले गोविंद जी सर से अपन इनका इंट्रो लेते हैं। सर ही अपना इंट्रो देंगे। मैं गोविंद सिंह सैनी और मैं पॉलिटिकल साइंस से यानी 2017 से ग्लोरियस में पढ़ा रहा हूँ। और बाकी मैं तो यही कहता हूँ कि जो जितना हो सके उतना यानी मैं मेरा जो फ़र्ज है वो अदा कर रहा हूँ। बाकी इस कोविड के बारे में सर आप बातें कर रहे हो, तो इस कोविड से कहते हैं कि जो स्थिति है, जो आर्थिक स्थिति है परिवारों की, वो तो खैर बिगड़ी है, लेकिन मैं एक तरफ दूसरी दिशा की ओर जाऊं तो काफ़ी लोगों का जो स्वास्थ्य है वो ठीक भी रहा है। क्योंकि पहली बात तो ये है सर कि जैसे मतलब खान पान पहले है वो बाज़ार का खाते थे लोग, तो उस दौरान क्या होता था कि किसी को क्या प्रॉब्लम हो जाती थी, किसी को क्या प्रॉब्लम हो जाती थी। मैं मेरे बारे में ही बताऊं सर आपको कि जैसे 10-12 घंटे की क्लास लेने के बाद में यानी खाना पीना समय पर नहीं होता था, और उसकी वजह से यानी मेरा वेट है वो 82 के समथिंग हो गया था। अब जो मेरा वेट है वो 72 है। क्योंकि घर का शुद्ध खान पान मिला है। और दूसरी बात आप पढ़ाई के संदर्भ में पूछ रहे थे कि पढ़ाई पर क्या प्रभाव पड़ रहा है बच्चों पर, तो उसके संदर्भ में मैं तो यही कहूँगा सर, देखो जो ऑनलाइन में जो शिक्षा दे पा रहे हैं बच्चों को, वो उतना यानी मेरे हिसाब से उतना बढ़िया नहीं है, इफेक्टिव नहीं है इतनी। हाँ इतना इफेक्टिव नहीं है। क्योंकि इसका जो कारण है वो ये है कि जो बातें हम ऑफलाइन में बच्चों को बताते हैं कि प्रत्येक चीज़ खुल के बताई जाती है ऑफलाइन में। बच्चे आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं ऑफलाइन के अंदर, हाँ, ऑनलाइन के अंदर ये ऑप्शन नहीं है उनके ये पास। ऑप्शन नहीं है। दूसरी बात यहाँ ये भी तो है कि जैसे हमारे जैसे जो शिक्षक हैं, ये मैं 2013 से कोचिंग लाइन में हूँ सर, तो मेरा जो अनुभव ये कहता है कि साहब जो बच्चों को ऑनलाइन जो शिक्षा दी जाती है वो केवल एक व्यापार सा लग रहा है सर मेरे को। वो यूँ लग रहा है कि साहब पहली बात तो जो बच्चों को सही प्रकार से हम सुचारू ढंग से जैसे मतलब शिक्षा देना चाहते हैं वो दे नहीं पा रहे। दूसरी बात ये कि सर लोग हैं जो शिक्षा मतलब पहले दी जाती थी, तो पहले के ज़माने में जो शिक्षक होता था वो वास्तविक शिक्षक होता था। वो बच्चों को कहीं भी पढ़ाता था, किसी भी वातावरण में पढ़ाता था। आजकल हर शिक्षा के नाम पर केवल ठगी चल रही है, केवल पैसों के नाम पर यानी लूट हो रही है। कि जैसे मतलब ऑफलाइन के अंदर बच्चों के पास 8,000 रुपये या 10,000 रुपये फीस ली जाती थी, वो ऑनलाइन में 2,000 रुपये में ही यानी लोग क्या वही सिलेबस 2,000 रुपये में बेच रहे हैं। तो ये पहली बात तो ये गलत है। दूसरी बात ये कि इसमें ऑनलाइन में बच्चों के साथ शोषण इसलिए भी हो रहा है क्योंकि बच्चा जो अपने कुछ पूछना चाहता है वो पूछ नहीं पाता है, खुल के नहीं पूछ। उनके पास आर्ग्यूमेंट्स करने की, जैसे अपन ऑफलाइन क्लास लेते हैं तो टीचर की कोई बात अपन के समझ में नहीं आती है कि कुछ पूछना हो तो अपन खड़े होकर आराम से पूछ सकते हैं और अपने जो भी डाउट्स हैं क्लियर कर सकते हैं। लेकिन अपन ये जैसे ऑनलाइन क्लास लेते हैं तो अपने पास ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं रहता है। अधिक से अधिक अपन कमेंट कर सकते हैं, उस पर रिप्लाई क्या आए क्या नहीं आई, आए या नहीं आए, ये सब चांसेस बनते हैं। नहीं सर, ये भी तो बात है ना कि जैसे मतलब रिप्लाई तो अलग बात हो गई। जैसे मतलब ऑफलाइन क्लास होती है तो उसमें प्रत्येक बच्चे की हर बात सुनी जाती है। ऑनलाइन में किसकी सुने, केवल कैमरे की सुने। और फिर यानी खुद के पास भी इतना टाइम नहीं होता है कि प्रत्येक बच्चे का आंसर का जवाब दें। ऑफलाइन में तो क्या होता है कि कक्षा में जो जितने भी बच्चे होते हैं उनको संतुष्ट करना होता है कि किसी भी प्रकार से इन बच्चों को संतुष्ट किया जाए कि जो भी पूछता है उसका सटीक आंसर देना, उनकी व्याख्या करना शब्दों की। अब यहाँ व्याख्या तो होती नहीं है, डायरेक्ट शब्द लिख देते हैं। जैसे मतलब ये तो एक रटन विद्या शिक्षा हो गई सर। पहले के ज़माने में जो किसी स्टूडेंट के
मेरे स्वयं के 10वीं में 39 मार्क्स हैं सर। आज के मैं कह रहा हूँ कि मेरी तुलना करें आज के युग के बालक की, तो आज का युग का बालक 70% लाने के बाद में भी मेरी बराबरी नहीं कर सकता। तो कहने का मतलब कहीं तो अंतर तो हुआ ही है सर। और सर जैसे आप भी ऑनलाइन क्लासेस लेते हो, और मैंने काफ़ी ऑनलाइन क्लास लेने वाले टीचरों से बात की थी, तो वो बोल रहे हैं कि फील नहीं कर पा रहे हैं अपन। जैसे क्लास के अंदर फीलिंग आती थी कि सामने स्टूडेंट्स रहते थे, आज का सिर्फ एक कैमरा रहता है। तो इसके प्रति आप क्या सोच रहे हो, आपकी नहीं क्या है? सर, वो तो देखो, मैं 2013 से पढ़ा रहा हूँ और आज भी मैं ऑनलाइन भी पढ़ा रहा हूँ, लेकिन वो बात नहीं है। जैसे मतलब ऑफलाइन में तो मैंने कहा कि प्रत्येक जो विचार है वो अभिव्यक्त किए जा सकते थे। सही अब है। ऑनलाइन के अंदर क्या, किसके सामने क्या विचार प्रस्तुत करें? पहले बात तो विचार उपज ही नहीं होंगे विचार। फील ही नहीं आता वो हाँ, कि यही तो बता रहा हूँ ना सर, फील ही नहीं आता पहली बात तो। और दूसरी बात आप ये कर रहे हो कि साहब ये जो विचार है वो क्यों फील नहीं आ रही, क्योंकि ये नया सिस्टम है सर। और इसके सामने हेजिटेशन, मेरे स्वयं के हेजिटेशन हो रही है। मैं 2013 से यानी पढ़ा रहा सही। हूँ और अच्छी प्रकार से, यानी आप बोलो कि साहब ये किताब है और ये इतने घंटे में तैयार करनी, मैं आराम से मैटर तैयार करके मैं पढ़ा सकता हूँ। लेकिन वो बात नहीं है जो मतलब ऑफलाइन में है, ऑनलाइन में वो बात नहीं है सर। जैसे आप टीचर हो, फिर भी आप इतनी जैसे हेजिटेट महसूस करो, तो बच्चों के भी जाहिर सी बात है प्रॉब्लम तो आती होगी कि जैसे ऑफलाइन से अचानक से लॉकडाउन लगा और उसके बाद ऑनलाइन उनको कन्वर्ट होना पड़ा। तो वो उनके भी जैसे काफ़ी अपन मान सकते हैं कि प्रॉब्लम आई होगी, क्योंकि वो कुछ पूछ नहीं पाते हैं, या फिर उनके जैसे सडन सब कुछ चेंज हो गया उनका। नहीं सर, वो यही तो मैं बात बता रहा हूँ कि जो ऑनलाइन और ऑफलाइन है इसमें काफ़ी अंतर है। पहली बात तो इसकी बच्चों की प्रत्येक बात जो कक्षा में होते हैं उनकी प्रत्येक बात तो सुनी जाती है। यहाँ ऑनलाइन में जो लाइव बच्चे होते हैं उनकी प्रत्येक बात सुनने, तो फिर वो टीचर सुनता ही रहेगा उनकी प्रत्येक बात। क्योंकि फिर तो बच्चे मतलब कुछ बच्चे अपवाद के रूप में भी होते हैं और कुछ बच्चे प्रत्यक्ष रूप में भी होते हैं। अब उनमें ये कमेंट नहीं कर पाते हैं, उनमें ये नहीं पता आता है कि ये बच्चा सही है या ये बच्चा पढ़ने के गलत उद्देश्य से कौन अपने साथ जुड़ रहा है। है। हाँ, यही तो बता रहा हूँ ना। कुछ लोग होते हैं जो अनलाइक भी करते हैं, कुछ लोग लाइक करते हैं। अब यही तो पता नहीं चलता है कि अनलाइक किया तो क्यों किया, लाइक किया तो क्यों किया। ये बात ही मेजर करती है। अपन देखते हैं बहुत से वीडियो देखते हैं, कुछ पे लाइक रहता है, कुछ पे अनलाइक रहता है। तो इनकी जैसे ऑप्शन होना भी चाहिए कि वजह ये है, इस वजह से मुझे ये चीज़ हाँ, पसंद आई है या फिर नहीं आई, ताकि मतलब टीचर की जो कमी है वो स्वयं को पता चले ना। ताकि इम्प्रूवमेंट किया जा सके। हाँ बिल्कुल सर। तो ये मेरा तो उद्देश्य यही है कि ये कोविड है, ठीक है, इसको बचाव के लिए ठीक है भाई। लेकिन मैंने देखा सर, जैसे मतलब मैं आज ही जाके आया हूँ यहाँ सीकर की एक संस्था, उसका नाम तो नहीं बताऊँगा मैं आपको। लेकिन जो ऑनलाइन जो ऑफलाइन में जो फीस लेते थे वही फीस यानी ऑनलाइन में भी ले रहे हैं। तो मेरी बात हुई, मैंने कहा कि सर वो बात नहीं होती ऑनलाइन, जो ऑफलाइन में जो बात होती है वो बात ऑनलाइन में नहीं होती, फिर भी आप इतने पैसे क्यों ले रहे हो? तो उनका आंसर ये एक ही था कि एग्ज़ाम है वो यानी 2 महीने के लिए आगे बढ़ा दी गई है, इसलिए ये फीस ली जा रही है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में काफ़ी अंतर है, और आज के युग के बच्चे में और पहले के युग के बच्चे में रात दिन का अंतर है सर। ठीक है, अब कैसे है कैसे नहीं है इसके संदर्भ में आप मेरे से बातें करते जाओगे, मैं बताते जाऊंगा, 2-3 घंटे तक बातें करते रहेंगे। तो इसमें तो कोई सारांश वाली बात है नहीं सर। तो ठीक है सर, टॉपिक चेंज करते हैं। जैसे अभी आपको पता है कि जैसे राजस्थान पुलिस की जो राजस्थान के अंदर एग्जाम होने वाले उसकी डेट डिक्लेयर कर दी है, नवंबर के अंदर है। रेलवे ने भी सीबीटी फर्स्ट की डेट घोषित कर दिया, दिसंबर के अंदर से एग्जाम स्टार्ट है। तो बच्चे काफ़ी दिनों से घर पे बैठे हैं, ऑनलाइन मूड कर चुके हैं। तो अब वो किस तरह से टाइम स्पेंड करें या फिर अपना इन्वेस्ट करें कि उनको रिटर्न मिल सके सक्सेस के रूप में, ज्वाइनिंग के रूप में, वो उनको गवर्नमेंट जॉब मिल सके। तो उस दिशा में वो बच्चे क्या प्रयास करें, तो उस पर सर बताइए। देखो सर, ये समय है, समय का मूल्य वही इंसान समझ सकता है जो गिरा हुआ है। कहने का मतलब जो गिर के उठता है ना, वही उसी व्यक्ति को पता है कि समय का क्या महत्व है। सर मेरे जो गांव है उसमें यानी मैं कॉलेज करने वाला पहला अभ्यर्थी था, और परसेंटेज के मामले में मेरे को शिक्षा से कोई लगन ही नहीं था। मैं 2011 में सीकर में आया। जैसे मैंने प्रयास कोचिंग से कोचिंग की, 1 महीने के अंदर मैंने ये सीख लिया था कि बेटा मेरा लक्ष्य ये है और मेरे लक्ष्य को इस प्रकार से तय करना है। 2011 में नहीं सर, 2013 की बातें हैं। मैंने 1 महीने की क्लास लेने के बाद में जयपुर से यानी पढ़ाना शुरू कर दिया था। तो कहने का मतलब मेरा ये नहीं है कि मैं इतना बड़ा टीचर हूँ, मैं बिल्कुल भी यानी कोई शिक्षक नहीं हूँ, यूँ समझता हूँ।
बल्कि मैं ये कहता हूँ कि जैसे मतलब कोई भी अभ्यर्थी है उसको लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो रेगुलेटी जरूरी है। बाकी आपने भी देखा होगा सर, ग्लोरियस कोचिंग है, यहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कभी भी एक तो अब्सेंट नहीं होता, बहुत क्योंकि अच्छा। रेगुलर बना रहता हूँ, संस्था से रेगुलर जुड़ा रहता हूँ। अब भी ये कोविड चल रहा है, उसके बावजूद भी यानी कई काम होते हैं, वो काम नहीं कर पाता, लेकिन मैं शिक्षा के क्षेत्र में यानी योगदान दे रहा हूँ अपना। तो कहने का मतलब यूँ है कि कोई भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहा है, पहली बात तो रेगुलेटी बनाए रखना अति आवश्यक है, क्योंकि बिना रेगुलेटी के कुछ नहीं होता। कुछ बच्चे होते हैं कि साहब आज हम वहाँ जा रहे हैं, कहीं शादी समारोह में जा रहे हैं, कहीं उस प्रोग्राम में जा रहे हैं, तो जिंदगी में कुछ करना है ना, तो इसके लिए समय है ना, इसका महत्व समझना पड़ेगा सर। और जो बच्चा महत्व समझ गया उसका यानी एग्ज़ाम क्या, एग्ज़ाम स्वयं ये कहेगा कि मैं आऊँ क्या, यानी सही बात है। एग्जाम स्वयं कहेगा सर मैं आऊँ क्या, क्योंकि अभी समय इतना मतलब उपयोगी है कि उन बच्चों के लिए तो मैं तो यही कहूँगा कि अब जो जितना मामला जो तैयार था उससे संबंधित टेस्ट सीरीज है उसको अपनाओ आप, कि ताकि मतलब बार बार कि इस अपने आप प्रकार, को इवेल्युएट कर सकें। हाँ, ताकि मतलब किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है, किस प्रकार से नहीं बनता है, थ्योरी रटने का जो समय है वो निकल चुका है। सही बात है। तो मेरे संदर्भ में तो यही है कि लगातार रेगुलेटी बनाए रखो और रेगुलर पढ़ाई करते रहो, ताकि मतलब अपना जो लक्ष्य है वो प्राप्ति हो सके। क्या है कि आप लोगों की जैसे जो रेलवे के अभ्यर्थी थे उनकी भी जैसे एग्ज़ाम डेट आ गई है, राजस्थान पुलिस की जो तैयारी कर रहे थे उनकी भी एग्ज़ाम डेट आ गई है, तो अब अपने पास ये तो ऑप्शन नहीं रहा कि अभी एग्ज़ाम का कोई नई डेट नहीं है, तो आपको टाइम ही बहुत कम बचा है। अब वो दिन आ जाएंगे कि इतने दिन तो पता ही नहीं था कि एग्ज़ाम कब होगी, होगी कि नहीं होगी, क्योंकि कोविड चल रहा था। अब आप लोगों की एग्ज़ाम डेट भी आ गई है, तो अब आपको उल्टा काउंट डाउन शुरू हो गया कि अब जैसे 60 दिन बचे हैं, 59 है, 58 है, 57 है, 55 है, तो ऐसे उल्टा काउंट डाउन शुरू हो गया। तो आप लोगों को एक तो सबसे अहम है कि रेगुलरिटी बनाए रखनी है। दूसरा सर, जैसे अपन बात करें कि ऑनलाइन क्लास में थे अपन, तो जैसे ऑनलाइन क्लास के साथ साथ अपन एक अंगूठे के अंदर या मोबाइल के अंदर एक स्क्रॉल पावर है। जैसे अपन कोई भी सोशल साइट्स खोल लेते हैं, जितना उसको स्क्रॉल करते जाएंगे अंगूठे से वो उतना नीचे चलेगा। आप सुबह जैसे 7 बजे मोबाइल लेके बैठो, स्क्रॉल करते जाओ, वो वैसे वैसे ऊपर जाता जाएगा। तो जैसे ऑनलाइन क्लास भी मोबाइल के अंदर रहती है और वो स्क्रॉल सिस्टम भी मोबाइल के अंदर रहता है, तो बच्चे उधर भी टाइम ज़्यादा बहुत ज़्यादा वेस्ट करते ही हैं। तो जैसे ऑनलाइन पे जुड़े या फिर ऑफलाइन जैसे स्टडी किट है वो अफोर्ड करें या लेके आई, या फिर ऑनलाइन से ही जुड़े रहें, उस पर भी कुछ। नहीं सर, जैसे मतलब पढ़ने वाला बच्चा तो ऑनलाइन भी पढ़ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है कि ऑनलाइन में शिक्षक बुरे होते हैं। शिक्षक यानी नहीं नहीं, जो टाइम स्पेंड किए, जैसे साइड एक्टिविटीज, जैसे मैं जैसे अभी पढ़ रहा हूँ ऑनलाइन, मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आया, तो मैं फिर जैसे कितना अर्जेंट टॉपिक चल रहा वीडियो के अंदर, लेकिन मैं नहीं सर, व्हाट्सएप पे जाना चाहूँगा। वो तो समय बर्बादी का साधन है। हाँ, तो इसी पे जैसे। मोबाइल से तो सर मैं कह रहा हूँ कि लक्ष्य है वो बिगड़ता है। मोबाइल है, इसके बारे में तो मेरे संदर्भ में आप मेरे से ना ही बात करो तो ही अच्छा लगेगा, क्योंकि मोबाइल से तो मैं इतना एलर्जी करता हूँ सर, मेरे खुद के प्रॉब्लम है। मोबाइल पर तो किसी भी प्रकार का कोई भी अपवाद या काम आ सकता है। यदि स्टूडेंट लाइफ है और बच्चा पढ़ना चाहता है तो मोबाइल को साइड में रखते। मतलब हाँ, पढ़ने वाला अभ्यर्थी है और उसको केवल ऑनलाइन क्लास, तो व्हाट्सएप और जो ऐप भी, फेसबुक बताते हो आप, टेलीग्राम बताते हो, मैं इसके संदर्भ में सर ज़्यादा नहीं जानता। बाकी मैं तो यही कहूँगा कि ये जो टाइम पास का जो साधन है इसको एक बार नकार दो और डायरेक्ट यानी पढ़ाई से जुड़ो, और ज़्यादा हो सके तो यानी अपने पास जो मटेरियल है स्टडी का उससे पढ़ो, या फिर किसी संस्था में ऑफलाइन चालू है बैच तो उससे में जैसे ज्वाइन चालू करो। तो नहीं है, जैसे कोविड के चलते अभी हाँ सभी बंद नहीं है, लेकिन अभी सरकार ने घोषणा भी कर दी कि शायद ये हो अक्टूबर में, सकती हैं। हाँ हो सकती है, या नवंबर तक हो सकती है। तो हो सकता है कि जैसे ही टाइम मिलता है तो वहाँ क्या होता है, वहाँ जैसे मतलब मेरे जो शिक्षक होते हैं वो क्या करते हैं, पेपर बनाते हैं सर। टेस्ट सीरीज। हाँ, टेस्ट सीरीज। और वो टेस्ट सीरीज इस प्रकार से बनाई जाती है कि जो जैसे मतलब 10 सीरीज मैंने बना दी पॉलिटिकल साइंस से संबंधित, तो लगभग यानी 100 या 150 क्वेश्चन डाल दिए। मैं गारंटी तो कभी लेता नहीं सर, लेकिन माँ सरस्वती का अभी तक आशीर्वाद रहा है हम कि मैं जितना बनाता हूँ ना उतना ही एग्जाम में पूछा जाता है। अभी तक माँ सरस्वती का आशीर्वाद है, तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं सीकर का या वहाँ का, मैं कभी भी ये नहीं कहता कि अपने आप में कि मैं एक शिक्षक हूँ। मैं बच्चों का एज ए ब्रेन ट्रेनर हो आप। हाँ बिल्कुल सर, मैं छोटा भाई या बड़ा भाई के समान ही हूँ।
बाकी मैं अपने आप को कभी भी ये नहीं कहता कि मैं शिक्षक हूँ और मेरे को इतना ज्ञान है, मेरे को कुछ ज्ञान नहीं है, लेकिन जितना मेरे को आता है ना उतना मैं बच्चों को सौंपने की यानी कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों आपकी देखो एग्जाम डेट आ गई, इसलिए एक तो आपको मोबाइल से दूरी करनी है। ऑनलाइन जितने दिन पढ़ लिए बहुत अच्छी बात, आगे भी पढ़ना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऑफलाइन को भी आपको मेजर करना है, क्योंकि सर। ऑफलाइन की जो टेस्ट सीरीज है, आप जैसे पढ़ना था उतना तो पढ़ ली थ्योरी आपने, अब टाइम आ गया खुद को इवेल्युएट करने का, क्योंकि एग्जाम डेट आ गई अब आपकी। तो अब आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, चाहे ऑफलाइन की किसी भी तरह की आप गाइड्स यूज करते हैं, अपनी जो विश्वसनीय गाइड्स हैं वो लेके आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए और खुद को इवेल्युएट कीजिए कि मैं किस क्वेश्चन में कितना टाइम दे रहा हूँ, किस पेपर में मुझे कितना टाइम लग रहा है और किस वे में मैं क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ। अरे सर, जो एक क्वेश्चन बनाया जाता है ना, हाँ। उसके 4 ऑप्शन होते हैं। मैं कह रहा हूँ कि चारों ऑप्शन से क्वेश्चन भी बन सकते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि जैसे एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि जो स्वराज्य की मांग किसने की, क्वेश्चन ये आता है एग्जाम में। तो स्वराज्य की मांग दादा भाई नारोजी ने की थी। स्वराज्य की मांग दादा भाई नारोजी ने किस अधिवेशन में की? कलकत्ता अधिवेशन में की। स्वराज्य की मांग दादा भाई नारोजी ने कब की? 1906 में की। ठीक है, क्वेश्चन यूं भी बना हुआ है सर, आया था 2011 में जो फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर लगा था, उसमें क्वेश्चन यूं भी बना था कि ऐसा व्यक्ति कौन सा है जिसने कांग्रेस के लगातार 3 अधिवेशन, लगातार तो नहीं बोल सकता लेकिन 3 बार अध्यक्षता की हुई। अभी तक सर जो कांग्रेस के अधिवेशन हुए हैं वो 56 अधिवेशन हुए हैं, जिनमें 2 विशेष अधिवेशन भी है। एक 1920 में हुआ था और एक 1923 में हुआ था सर। तो 3 बार अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति 2 ही थे। एक का नाम दादा भाई नारोजी था और एक का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो दादा भाई नारोजी ने 1886 में भी, 1893 में और 1906 में। तो कहने का मतलब दादा भाई नारोजी का नाम आते ही मेरे ध्यान में, यानी कहने का मतलब उसका पूरा डाटा यानी यहाँ आता है मेमोरी में, और उसका फेंकने की यानी बताने की कोशिश करता हूँ सर मैं। तो कहने का मतलब प्रत्येक स्टूडेंट के ये होना चाहिए कि एक जो क्वेश्चन आता है उसके 4 जो ऑप्शन होते हैं उसका भी आंसर क्या है। मेरे कहने का मतलब ये घर है। पे प्रैक्टिस करने का देखो यही है अनुभव, यही अनुभव मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था कि जैसे आप किसी भी क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हो तो उसके 4 ऑप्शन है, तो जो क्वेश्चन आप सोल्व कर रहे हो उसका राइट तो उसका तो एक ही है, लेकिन वो 3 जो ऑप्शन है वो किसी ना किसी के तो आंसर हैं ही। हाँ, तो आप उनसे रिलेटेड भी आंसर की याद करने की कोशिश करो या उससे रिलेटेड भी पढ़ने की कोशिश करो, ताकि आप उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा सीख सको। हाँ सही है सर। क्योंकि जो 3 ऑप्शन है वो देखो ऐसे तो है नहीं, वो भी किसी न किसी के तो आंसर है ही ना। तो उनसे रिलेटेड भी जो क्वेश्चंस बनते हैं आप उन पर भी अपनी कमांड करने की कोशिश करो। देखो सर ने आज बहुत अच्छी बात बता दी आप लोगों को, मैंने भी सर फर्स्ट टाइम देखो ये बात सुनी है कि वो भी 3 क्वेश्चन भी, 3 जो अदर ऑप्शन है इस वक्त वो गलत है, शायद राइट एक ही ऑप्शन है, लेकिन जो 3 गलत है वो किसी ना किसी के ऑप्शन जरूर हैं। सर आजकल क्या है कि कंपटीशन वो बात नहीं है। पहले मैं 2011 में मैंने कभी पढ़ा ही नहीं था और कोई एसएससी जीडी का कोई एग्ज़ाम लगा था। वैसे फिजिकल में फिट दिखाई देता ही हूँ आपको। मेरे 84 नंबर बने थे। क्यों नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं पढ़, यानी मैं तो बिल्कुल लोफर जो बच्चे होते हैं उनके साथ घूमता था बढ़िया तरीके से। लेकिन वहाँ से मेरी ज़िंदगी यानी जो प्रारंभ नया मोड़ लिया वो वहाँ से लिया सर मैंने। टर्निंग पॉइंट रहा आपके हाँ, जीवन का। मैंने सीखा वो कि बेटा तेरी लाइफ में आगे जाके क्या करेगा। तो कहने का मतलब वहाँ से 2011 में जब पेपर लगा था तो उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते थे और आंसर लेते थे। आजकल क्वेश्चन ये लगता है कि जैसे मतलब कोई भी क्वेश्चन आ गया, जैसे मतलब क्वेश्चन आ गया कि अगस्त प्रस्ताव, अगस्त जो क्रांति, और एक आता है अगस्त प्रस्ताव, और एक आता है अगस्त क्रांति, और एक और आता है सर मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा वो यानी जो 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है उसको बोलते हैं अगस्त संकल्प, उससे संबंधित है। तो कहने का मतलब ये क्वेश्चन ये आता है कि अगस्त प्रस्ताव, अगस्त संकल्प और अगस्त क्रांति किससे संबंधित है। आजकल क्वेश्चन है वही, मैं कह रहा हूँ कि पहले क्वेश्चन ये आता था अगस्त क्रांति किससे संबंधित है, तो उसका डायरेक्ट आंसर आता था कि भारत छोड़ो आंदोलन से, क्योंकि उसकी जो शुरुआत मानी जाती है वो 9 अगस्त 1942 से मानी जाती है और अगस्त में शुरुआत होने के कारण कहते हैं कि उसको अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। अब अगस्त प्रस्ताव, अगस्त संकल्प, इनका यानी या तो सुमेलित कीजिए
या ये किससे संबंधित है। तो एक ही क्वेश्चन में कितना आंसर पूछ रहा है, 3 आंसर पूछ रहा है सर। कंपटीशन का स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो हाँ गया तो है। यही तो मैं बता रहा हूँ सर। तो कहने का मतलब जैसे मतलब अगस्त प्रस्ताव वो 8 अगस्त 1940 को लॉर्ड लिथागो ये भारत का वायसराय था, ये अगस्त में एक प्रस्ताव लेकर आया था और इसी अगस्त प्रस्ताव को भारतीय जनता ने ठुकराया भी था सर। और इसी के विरोध में 17 अक्टूबर 1940 को एक व्यक्तिगत सत्याग्रह भी हुआ था सर। और उसमें प्रथम सत्याग्रही था वो कहते हैं कि विनोबा भावे को बताते हैं, और दूसरा सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू को। 1919 का जो भारत शासन अधिनियम आया था सर, उस कहते हैं कि उसको मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि एक था सचिव था और एक भारत का वायसराय था, ठीक है। इसलिए उसका मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से जानते हैं। और कहते हैं कि ये अगस्त 1921 में लागू हुआ था, इसीलिए इसको अगस्त संकल्प प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। तो कहने का मतलब ये क्वेश्चन तो एक ही आना चाहिए था पहले, और अब क्या है कि क्वेश्चन तो 3 पूछ रहा और आंसर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब बच्चे को मतलब गलत करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। हाँ सर बिल्कुल यही। तो दोस्तों, हम अपन ने गोविंद जी सैनी सर से पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड बहुत कुछ पूछने की कोशिश भी की है, और अपनी जो आने वाली एग्जाम्स है, राजस्थान पुलिस है, रेलवे एग्जाम है, इनसे रिलेटेड अपन किस तरह से तैयारी करें, तो इन पे भी अपन ने चर्चा की है। दोस्तों, अगर आपको भी इनसे रिलेटेड कुछ पूछना हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर जाकर कमेंट कर दीजिएगा, और आपको रिप्लाई के अंदर इनसे जो भी आप एक्सपेक्टेशन आंसर की रहती है वो आपको मैं देने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, जहाँ तक मैंने कोशिश की है आपको ओवरऑल क्लियर करने की भी कोशिश की है कि आप आने वाले एग्जाम्स के अंदर किस तरह की तैयारी करो। साथियों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आगे के वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही साथ हमें यह भी गाइड कीजिएगा कि हम आगे के जो शिक्षाविद हैं किस तरह से उनके आंसर की अपन एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनसे क्या सीखना चाहते हो, आपकी जो एग्जाम्स के अंदर तैयारी कर रहे हो तो किस वे में तैयारी करें, या फिर आपके क्या क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड रहते हैं कि आपको कोई टीचर आपको सजेस्ट करे, तो किस तरह के आपको सजेशन चाहिए, तो वो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, ताकि आगे के हमारे जो भी मेहमान रहें उनसे अपन चर्चा कर सकते हैं। सभी साथियों का एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। गोविंद जी सैनी सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला। नहीं सर, मैं तो कीमती समय कोई भी आज ये कहता है कि साहब इसके संदर्भ में, बाकी मेरे को देखो इन चीज़ों से यानी दूरी रहना पसंद है, क्योंकि सर मैं इतना यानी जो आप बोल रहे हो कि साहब जैसे ये इंटरनेट के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से या जो यूट्यूब के माध्यम से मैं बच्चों को कम ही यानी समझा पाता हूँ, क्योंकि कभी सर मैं हमेशा इनसे दूर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे जीवन के अलग ही पहलू हैं। बाकी मैं जितना हो सकता है कि आप बोल रहे हो कीमती समय तो ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी मैं भी आपकी तरह एक मतलब दोस्त मान लो या मित्र मान लो, कीमती कुछ नहीं है। बाकी मेरे से जितना होगा मैं करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सर। आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।